गुड मॉर्निंग। हमारा अध्याय चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसमें हमने विश्व की दो प्रमुख जनजाति एस्किमो और बुशमैन के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में भारत की दो प्रमुख जनजातियाँ जिसमें भील के बारे में हम अध्ययन कर चुके। आज इस अध्याय का अंतिम जो जनजाति है उसके बारे में गौड़ जनजाति, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, गौड़ जनजाति है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह। गौड़ जनजाति ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यूं कहे कि ये विश्व में सब जनजातियों में सबसे अधिक इसकी आबादी मानी गई है कि इसकी जनसंख्या मानी गई है लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी आबादी मानी गई है। 1 करोड़ के आसपास इसकी जनजाति की जो जनसंख्या वो मानी गई है। ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र गौड़ जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। अब देखिए, गौड़ जो शब्द है या गौड़ जनजाति इसकी जो उत्पत्ति हुई है गौड़ जनजाति की वो उत्पत्ति हुई है खोंडा शब्द से। खोंडा, और खोंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहाड़ी। इसका मतलब है कि ये जो जनजाति है वो पहाड़ी इलाकों के अंतर्गत निवास करती है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। अब देखिए, गौड़ जनजाति अपने आप को अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम इसके हैं वो है कोयटू और कोल। इस जनजाति के जो अन्य नाम है वो है कोयटू और या इसको बोल सकते हैं हम कोल। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, ये जो जनजाति है इसका जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य ये जो जनजाति है वो लगभग आपके जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रहते थे जहाँ पर इनका शासन प्रदेश था। प्रमुख जो शासित प्रदेश जहाँ पर ये जनजाति शासन करती थी उनमें जो प्रमुख 4 क्षेत्र हैं शासित प्रदेश जहाँ पर ये शासन कर रहे थे। एक है आपकी इसमें प्रमुख है गढ़मंडल, दूसरा देवगढ़ जहाँ पर ये शासन करते थे, तीसरा चांदागढ़ या चांदा, और चौथा जो इनका प्रमुख क्षेत्र है वो था खेड़ला। इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो क्या करती थी? शासन करते थे। अब देखिए, ये जनजाति जो शासन करती कर रही थी 16वीं शताब्दी से लेके मध्य 18वीं शताब्दी के बीच। इस टाइम के अंदर ये शासन इन क्षेत्रों के अंदर शासन करते थे, लेकिन मध्य 18वीं शताब्दी के बाद मुगलों का शासन होने की वजह से, मुगल साम्राज्य की स्थापना होने से और रही कसर आपके मराठों ने कर दी, जिसकी वजह से ये क्षेत्र अपने से छिन गए थे इनके और इनको पहाड़ी इलाकों की ओर निवासित तो करने लगे। ठीक है, पहाड़ी इलाकों की ओर ये निवासित हो गए थे क्योंकि मुगलों के आक्रमण और मराठों के आक्रमण की वजह से इनकी संख्या भी कम हुई थी और इनका जो शासित प्रदेश था वो भी क्या था? काफ़ी सिकुड़ गया था। अब बात करते हैं हम कि भील जो गौड़ जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है, यानी इनका निवास क्षेत्र। तो गौड़ जनजाति का जो निवास क्षेत्र है इसको हम 2 वर्गों में लेते हैं। एक तो राज्य के हिसाब से कि कौन से राज्यों के अंतर्गत ये जनजाति निवास करती है, और दूसरा है कि कौन सी पहाड़ी या नदियों के किनारे या नदियों के बीच ये जनजाति निवास करती है। तो देखिए, जो गौड़ जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, असम, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों के अंतर्गत ये जनजाति है वो अपना आधिपत्य या यूं कहें कि ये जनजाति निवास करती है इन 7 राज्यों के अंतर्गत। अगर मान लीजिए इनको बात करते हैं, अगर मानचित्र के हिसाब से कभी कभार जनजाति के निवास क्षेत्र पूछ लें कि कहाँ पर निवास करते हैं, तो इनको दर्शाने के लिए भी आ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से इनका निवास क्षेत्र माना गया है। तो देखिए इनका जो निवास क्षेत्र है वो एक ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। ये असम और बाकी इस क्षेत्र में ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगर हम बात करते हैं पहाड़ियों की कि कौन कौन सी पहाड़ियों के क्षेत्र में ये, क्योंकि इनका जो निवास क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये कौन कौन सी पहाड़ी में, तो देखिए सतपुड़ा की पहाड़ी, मेकाल पर्वतमाला, इसके बाद मेकाल के बाद में इनका प्रमुख क्षेत्र है वो गड़जात है, गड़जात की पहाड़ी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, इसके अलावा आपके बस्तर का पठार, जहां पर जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य अभयारण्य, दंडकारण्य, ये प्रमुख पहाड़ी इलाकों के अंदर की जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगर बात करते हैं कि नदियों की, कौन सी नदी घाटियों के दोआब के अंदर ये जनजातियां निवास करती हैं, तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी, इन नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत भी ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो ये इनका प्रमुख क्या था, निवास क्षेत्र था। अब टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। निवास क्षेत्र के बाद में हम पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप की घोर जनजाति कौन कौन से आर्थिक क्रियाएं करती है। जैसे हमने बाकी जो जनजातियां पढ़ी है उन जनजातियों के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हमने चर्चा की कि कुछ जो जनजाति हैं वो कृषि करती है, कुछ मछली पालन का काम करती है, कुछ आखेट का करती है, कुछ पशुपालन भी करती है। तो उसी प्रकार ये जनजाति इसका मुख्य जो व्यवसाय है और जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है जूमिंग कृषि। इसके अलावा जूमिंग कृषि के अलावा इसका प्रमुख जो कार्य वो है आखेट करना भी है। ये 2 प्रमुख इसके मुख्य व्यवसाय है। अन्य व्यवसायों की बात करें कि इसके अन्य व्यवसाय क्या है, तो ये पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, पशुपालन और मछली पालन। इसके अलावा जंगलों से ये वन उत्पाद संग्रह भी करते हैं, कंदमूल वगैरह इनको इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जूमिंग कृषि। देखिए जूमिंग कृषि जो ये लोग करते हैं, सबसे पहले समझिए कि जूमिंग कृषि के अंदर ये 2 तरह की कृषि करते हैं। एक तो येपा कृषि और दूसरी पेना कृषि।
देखिए दीपक कृषि किसे कहते हैं, ये झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। झूमिंग कृषि क्या होता है कि हम एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भूमि के छोटे से भाग को क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी कंदमूल वगैरह होते हैं पेड़ पौधे उनको काटते हैं, फिर उसके बाद में उसको जला देते हैं। उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का उर्वरक का प्रयोग हम अलग से नहीं करते हैं, वही जो जली हुई राख होती है वही उर्वरक का काम करते हैं। फिर वहाँ पर मतलब बीजों का छिड़काव कर देते हैं, किसी प्रकार के जो यंत्र वगैरह उनका हम उपयोग उसमें नहीं करते हैं। फिर 2-3 वर्षों तक क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, खेती करते 2-3 वर्षों तक लगातार खेती करते हैं। उसके बाद में उस भूमि को हम पट्टी छोड़ देते हैं, यानी खाली छोड़ देते हैं और दूसरी वो का क्रिया वापस दूसरे स्थान पे जाके हम क्या करते हैं कि वहाँ पर ये प्रोसेस है कि भूमि के छोटे से भाग को काटते हैं, वहाँ पर फसल को कटा के और वापस उसको जला के और वहाँ पर वही क्रिया वापस पुनः अपनाते हैं। तो इस प्रकार ये कृषि करते हैं। इसको हम स्थानांतरण भारत में इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से जाने। तो ये इसी प्रकार ये दीपक कृषि है। दीपक कृषि भी 2-3 वर्षों तक क्या करते हैं, वहाँ पर किसी भूमि के छोटे से भाग को काट के जला के और साफ करके उस पर कृषि करते हैं। और कृषि करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर देवताओं को खुश करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बलि भी देते हैं। 2-3 वर्षों तक क्या करते हैं, उस भूमि के खेत के अंदर खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद उसको खाली छोड़ देते हैं और देवताओं को खुश करने के लिए ये क्या करते हैं, पशुओं की क्या है, बलि भी देते हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं। अब इसी प्रकार पेंडा कृषि ये ज़्यादातर आपको बताया कि बस्तर जो बस्तर का पहाड़ है या फिर बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र पर बस्तर क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, पहले ये झारखंड पड़ता था, वर्तमान में ये जब 2000 के अंदर विभाजन हो गया था तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये पड़ता है। तो जो बस्तर क्षेत्र है उसके पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो कि सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं, पहाड़ी ढलान होते हैं, ढलानों पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, आपके पेंडा कृषि कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों पर पहाड़ी ढलानों पर जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं उन पे क्या करते हैं, ये इस प्रकार की कृषि करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं ऐसे तो उसके ऊपर क्या करते हैं, नीचे वाले भाग में ये क्या करते हैं, लड्डू का जो झुंड है लट्टे गड्ढे करके क्या करते हैं, उनको एक कलेक्ट करके वो नीचे वाले भाग में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि अपर्दित मृदा है उसका बहाव नहीं होता है, जिससे भूमि क्या है उपजाऊ बने रहे और उसमें नमी की मात्रा भी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, नमी की मात्रा भी बनी रहे। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, पेंडा कृषि कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये झूमिंग कृषि की आखेट की बात, कि ये भी क्या करते हैं, जानवरों का आखेट करते हैं, पशुओं का आखेट करते हैं, देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि भी देते हैं। तो पर ये जानवरों का क्या करते हैं, आखेट करते हैं। फिर है पशुपालन। देखिए पशुपालन जो ये गोंड जनजाति करती है इसमें अलग अलग वर्ग होते हैं। तो इसमें एक रावत वर्ग होता है, रावत वर्ग, ये रावत वर्ग ही केवल पशुपालन का करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपके मछली पालन है वो सामान्यतः अन्य सभी प्रकार के गोंड नहीं करते हैं। अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, जिसमें कुरुक और एक केवट, कुरुक और केवट जो वर्ग होता है, ये दो वर्ग ही क्या करते हैं, मछली पालन करने का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। इसके अलावा वन उत्पाद भूमि विभिन्न प्रकार के जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन एकत्रित करते हैं। अब बात करते हैं हम गोंड जनजाति के भोजन की। तो इनके प्रमुख जो भोजन है आपको बताया कि जो गोंड जनजाति का सबसे प्रमुख भोजन है वो है कोदू और कुटकी। ठीक है, कोदू है कुटकी, ये प्रमुख इनका क्या है, भोजन है। अब देखो कोदू और कुटकी क्या होती है, ये बाजरा पर हम राजस्थान में खाते हैं बाजरे, तो ये बाजरे की ही एक प्रजाति होती है, कहने का मतलब मोटा अनाज होता है। इसी प्रजाति को आपको
मतलब सन 2018 के अंदर भारत सरकार ने पौष्टिक आहार घोषित किया था, इसको कोदू और कुटकी को 2018 के अंदर भारत सरकार ने इसको पौष्टिक आहार घोषित किया गया था। तो ये मोटा अनाज होता है, बाजरे की प्रजाति का ही माना गया है, तो उसको ये मुख्य इनका प्रमुख भोजन कोदू और कुटकी होता है। अगर अन्य बात करें कि ये उत्सव और त्योहार होते हैं, उस समय ये क्या खाते हैं, तो उत्सव और त्योहार के समय जो ये लोग होते हैं ये चावल खाते हैं, चावल बना के खाते हैं, उत्सव और त्योहार जब भी आते हैं उनको चावल बना के खाते हैं। इसके अलावा शिकार और बलि चढ़े हुए पशु का मांस भी खाते हैं, शिकार किए हुए और बलि चढ़ाए हुए जो पशु होते हैं उनका मांस भी ये क्या करते हैं, खाते हैं। इसके अलावा ये धूम्रपान भी करते हैं और शराब का भी सेवन करते हैं, बीड़ी वगैरह भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, और महुआ के बने हुए वृक्ष की ये क्या करते हैं, शराब पीते हैं। तो धूम्रपान और शराब इनका ये सेवन करते हैं। इसके अलावा ये शराब पीते हैं, महुआ के वृक्ष की बनी हुई शराब का ये सेवन करते हैं। तो ये इनका प्रमुख क्या था, भोजन है। इसके अलावा बात करते हैं कि इनके जो प्रमुख जो पुरुष होते हैं, और वस्त्रों की बात करें कि गोंड जनजाति के जो आपके पुरुष और महिलाएं होते हैं वो कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो देखिए इनका जो प्रमुख वस्त्र होता है वो है सूती वस्त्र। ये सूत से बने हुए सूती वस्त्र के कपड़े ही पहनते हैं, जिसमें पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं और महिलाएं होती हैं वो आपके साड़ी पहनते हैं। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक तो एल्यूमिनियम और एक चांदी दोनों के बने हैं, चांदी और एल्यूमिनियम के बने हुए आभूषण पहनते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही चांदी और एल्यूमिनियम के बने हुए आभूषण भी पहनते हैं। इसके अलावा महिलाएं होती है वो आपके ज़्यादातर कांच की रंगीन चूड़ियाँ भी पहनती हैं, रंगीन चूड़ियाँ, और गले के अंदर मनके और कोड़ियों के बने हुए हार पहनती है। महिलाएं होती हैं वो आपके मनके पहनती गले के अंदर, और कोड़ियाँ के बने हुए हार भी महिलाएं पहनती हैं। इसके अलावा महिलाओं की एक खास विशेषता है कि महिलाएं अपने शरीर पर गोदना यानी टेटू पीछे की तरफ यहाँ पर हाथों पे ये टेटू बनाती है, आपके शरीर पर गोदना बुलवाती है, शरीर पर गोदना यानी कहने का मतलब है टेटू ये बना के रखती है। सभी प्रकार की महिलाएं होती है सभी टेटू बनाती है। अब बात करते हैं आपके निवास गृह की गोंड जनजाति के प्रमुख जो निवास क्षेत्र है वो निवास गृह कौन से हैं, उनके मकान होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो इनके सबसे पहले देखिए कि जो गोंड जनजाति के घर होते हैं वो नंगले यानी कहने का पल्ली यानी कहने का मतलब छोटी छोटी गाँव में नंगले इनके घर होते हैं, वो नंगले यूं कहिए कि ढाने के समान या पल्ली के रूप में रहते हैं, यानी कहने का मतलब छोटी छोटी गाँव के रूप में ये लोग रहते हैं। छोटी छोटी गाँव ये गोंड जनजाति के अंतर्गत छोटे छोटे गाँवों के अंदर गोंड रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो 5-7 घर यहाँ पर 5-7 दूसरे इलाके पहाड़ी की तलहटी पे होते हैं। इसके अलावा ये जब भी अपना मकान बनाते हैं, नया मकान में जहाँ निवास करते हैं, तो उस मकान की पहले क्या पूजा यानी शगुन और उत्सव करते हैं। जिस कोई भी नया मकान बनाया जैसे हमारे भी बनाते हैं तो नए मकान के अंतर्गत ये पहले क्या करते हैं, उसमें आपके शगुन निकलवाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर उत्सव जो भी करते हैं डांस वगैरह काम ये करते हैं। इसके अलावा ये बतख और मुर्गे की बलि भी देते हैं, बतख के और मुर्गे इनकी बलि भी दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर मकान रहते हैं उससे पहले जहाँ पर एक नए मकान में रहते हैं वहाँ पर मुर्गे और उसमें बतख दोनों की बलि
देते हैं। इसके अलावा इनके जो मकान होते हैं वो आजकल तो देखो आपको बताया कि नए मकान, ईंटों पक्के मकान इनके मिल जाते हैं, लेकिन पहले मकान होते थे वो मिट्टी और घास फूस के द्वारा बनाते थे, मिट्टी और घास फूस से अपने मकान बनाते थे। तो ये इनका प्रमुख क्या था, निवास क्षेत्र था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके औजारों की, कि गौड़ जनजाति के प्रमुख औजार कौन से हैं। देखिए औजार प्रत्येक गोंद के जो छोटे छोटे गांव होते हैं उस प्रत्येक गांव के अंदर गोड़ों के अंदर एक लोहार होता है, प्रत्येक गांव में लोहार होता है। अब देखिए लोहार होने के पीछे कारण है कि वर्तमान समय के अंदर ज्यादातर जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो कृषि कार्य के अंदर संलग्न है। तो प्रत्येक गांव के अंदर ये लोहार होता है, वो क्या करता है, खुरपी पावड़े वगैरह जितने भी कृषि कार्य करने जाओ, धनुष वगैरह, बाण वगैरह, जितने भी प्रकार के इनके मतलब कहने का मतलब है औजार होते हैं, उन औजारों को बनाने का काम कौन करता है, लोहार करता है। लेकिन लकड़ी के बने हुए जितने भी लकड़ी के जो भी औजार बनाते हैं वो स्वयं बनाते हैं, ना कि लोहार बनाते हैं। लकड़ी के जितने भी औजार होते हैं स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए दरिया बनाने का काम भी औजारों के अंदर आपके इनके दरिया वो खुद बनाते हैं। ये गोंड जनजाति की महिलाएं होती है वो दरिया बनाने का काम करती है। तो कहने का मतलब ये इनके प्रमुख औजार है। तो ये हम आज भील जनजाति की, आपके गौड़ जनजाति के प्रमुख सबसे पहले कि गौड़ जनजाति का क्या तात्पर्य, कहाँ पर निवास करते हैं, उसके अलावा निवास करने के अलावा बात करते हैं कि इनकी आर्थिक क्रियाकलाप है, वो किस प्रकार का प्रमुख व्यवसाय क्या है। इसके अलावा इनके व्यवसाय के अलावा क्या क्या ये भोजन में लेते हैं, उसके भोजन के अलावा शिकार किस प्रकार शिकार करने के औजार होते हैं, निवास के कौन से होते हैं, कौन सी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा की। अब हम इसके बाद में जो गौड़ जनजाति का टॉपिक है हमारा, समाज और संस्कृति और आधुनिक सभ्यता से इनका किस प्रकार का संबंध रहा, इसका अध्ययन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तब तक मेरा आप पढ़ते रहिए, बराबर नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि आपको बताया परिस्थितियाँ इसी प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल आपको ढलना है। ऐसा नहीं हो कि वो आपकी पढ़ाई से आप वंचित हो। तो सभी को आपको बराबर नोट्स कॉपी के अंदर आपकी जो भी नोटबुक है उसके अंदर बराबर लिखना है। ठीक है, पढ़ते रहिएगा जय हिंद।